ओके चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आपको विंड लोड के बारे में पढ़ाया था, है ना। अब थोड़ा सा विंड लोड में ही हम आगे देखते हैं। कल मैंने आपको बस इतना बताया था कि विंड लोड लगाते कैसे हैं, कस्टम अगर हमें लगाना है विंड लोड तो हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि विंड लोड जब अप्लाई हो जाता है तो उसको शो कैसे करते हैं ना। अब उसी में थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो चलिए, मैं डेफिनेशन में कल मैंने बता दिया था कि भाई डेफिनेशन से ये विंड लोड जो है ये लगा देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं लोड केस डिटेल में, और लोड केस डिटेल में जो थर्ड ऑप्शन है विंड लोड, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लोड मैंने लगाया है वो लोड लगाया है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये देखो। और एक लगाया मैंने जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जेड डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन को लेके चलते हैं। अभी देखिए, मैंने जो विंड लोड लगाया वो ये लगाया है, ठीक है। अब अगर यही लोड मुझे इधर डायरेक्शन से लगाना पड़े तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको या तो डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक करोगे तो ये वही टैब में आ जाओगे, एडिट वाले में, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए, ये तो आपने सारी वैल्यू दे ही रखी है तो इनमें तो कोई चेंज करना नहीं है। यहाँ पर बेटा देखो, ध्यान से देखो कि ये एक्स डायरेक्शन है मेरा, है ना। इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन करना है, तो रिवर्स डायरेक्शन करने के लिए मैं माइनस एक्स नहीं लूँगा, ठीक है ना। माइनस एक्स नहीं लूँगा, मैं फैक्टर -1 करूँगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, माइनस एक्स क्यों यूज़ होता है अभी देखेंगे हम बाद में, बट अभी हमें फैक्टर -1 करना है। तो जब आप फैक्टर -1 करोगे 1 की जगह और इसको यहाँ से क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो ये देखो ये रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर z का भी अगर रिवर्स करना है तो सेम ऐसे ही z में भी करना पड़ेगा आपको। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको आपने -1 कर दिया, चेंज कर दिया और क्लोज कर दिया, तो देखिए ये आपका रिवर्स हो गया, है ना। अब मैं पुरानी कंडीशन में वापस आ जाता हूँ, इसको 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं इसको एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि एक से ही समझते हैं पहले। तो ये हमारा देखिए, ये लोड ये जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जब आप इसको एडिट करते हैं डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर ये -x का क्या रोल है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। अब ये -x बेटा क्या है, देखो, एक तो होता है साइक्लोन, है ना, एक होता है एंटी साइक्लोन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, है ना। तो तो उसमें क्या होता है, देखो, एक में क्या होता है कि प्रेशर बाहर से अंदर की ओर लगता है और एक में क्या होता है अंदर से बाहर की तरफ लगता है ना। तो अगर साइड फेस वॉल है आपकी, ठीक है, अगर इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपका ये जो प्रेशर है ये अंदर वाली वॉल से बाहर की तरफ जनरेट हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे -x का। क्लियर। ये देखो, नहीं समझ रहा है, ये देखो, मतलब देखो, विंड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, विंड का प्रेशर ये होता है कि जब बिल्डिंग आपकी बनके तैयार है तो बाहर से अंदर की तरफ जनरेट होता है ना। और यही इसमें लग रहा था, देखो एक्स में लग रहा था। क्लियर। अब अगर ऐसा कोई लोड जो अंदर से प्रेशर जनरेट करे बाहर की तरफ, अब एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट होता है, तभी तो चीज़ें बाहर की तरफ टिकती हैं, है ना। तो उस केस में हम -x का यूज़ करेंगे, यानी जब कोई प्रेशर इंटरनली जनरेट होके बाहर की तरफ प्रेशराइज करे बॉल को, तब हम -x का यूज़ करेंगे। जनरली हम इंडिया में जब एनालिसिस करते हैं तो हम जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट कई जगह पर इसका यूज़ होता है, जैसे अब्रॉड में तो यूज़ होता ही होता है बाहर, ठीक है ना। तो उस केस में हम इसका -x का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये देखो बेटा कैसे लगेगा -x। अब मैंने इसको देखो क्या किया, -x को सेलेक्ट करके चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जनरेट हो रहा है। सेम ऐसे ही आप x में भी कर लोगे, है ना। -x करोगे तो क्या होगा, जो बाहर की आउटर वॉल है यहाँ पर लगेगा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब इसको तो हम नॉर्मल कर देते हैं। अब आता है एक और केस, जब आप बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आप बना रहे होते हैं, है ना, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है आप जब बना रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बीम और कॉलम, केवल बीम और कॉलम ही आपके रहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। उस दौरान बीम और कॉलम ही आपका रहता है, ठीक। तो उस केस में जब आपकी विंड यहाँ से अप्लाई होती है तो सामने जो आपका कॉलम है उससे टकराती है, और उसके बाद में फिर जो उसके बाद वाला कॉलम है उससे भी टकराती है, उसके बाद वाला कॉलम है उससे भी टकराती है। बात समझ में आ रही है। तो ये केस हमारा कौन सा बन गया, ओपन स्ट्रक्चर वाला केस बन गया। तो अगर आपका ओपन स्ट्रक्चर है, वॉल यहाँ पर खड़ी नहीं हुई है,
तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन के। जब हमारा बीम और कॉलम से ही केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ओपन स्ट्रक्चर हम यहाँ से करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये तो इसमें हो गई होगा। साथ में जब स्टील स्ट्रक्चर अगर एनालिसिस कर रहे हैं, हम स्टील स्ट्रक्चर पर एनालिसिस कर रहे हैं, तब भी हम ओपन स्ट्रक्चर ही वहाँ पर लेके चलेंगे। क्लियर हो इतनी बात की नहीं बताओ। ओपन स्ट्रक्चर मतलब बेटा स्ट्रक्चर आपका ओपन है केवल जब स्ट्रक्चर आपकी बिल्डिंग तैयार होती है, जब बिल्डिंग बनती है तो केवल बीम और कॉलम से ही तो बनती है ना, उसमें वॉल तो बनाते नहीं हो आप। पहले तो वॉल तो बाद में, सेक्शन जो पार्टीशन होता है वो तो बाद में ही होता है ना। तो आपकी जो हवा चलेगी, जो विंड चलेगी, वो पहले यहाँ टकराएगी और उसके बाद इस कॉलम से भी टकराएगी, फिर इससे भी टकराएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये प्रेशर पूरी बिल्डिंग पर जनरेट होगा ओपन स्ट्रक्चर पे। क्लियर है ना। तो उस केस में हम ओपन स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। और दूसरा केस क्या होता है, जब स्टील डिजाइनिंग हम कर रहे होते हैं, आप ये समझ के चलो जैसे वर्कशॉप वगैरह की बिल्डिंग बनती है, वर्कशॉप वगैरह डिजाइन करते हैं हम लोग, तो वर्कशॉप में क्या होता है, 2 कॉलम बस खड़े कर देते हैं और उसी पे पूरा जो शेड होता है उसी पे डाल देते हैं ना। तो उस केस में भी तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया ना। तो स्टील के केस में हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे ओपन स्ट्रक्चर को। क्लियर है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर -x और -z ये हो गया। फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन से चाहिए तो -1 करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा यहाँ विंड लोड का केस। ठीक है, इसको एडिट करना है। तो अभी तो मैंने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। और ओपन स्ट्रक्चर आप हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो और चेंज कर दो। क्लियर। अब देखो बेटा हम डेफिनेशन में चलते हैं। तो देखो मैंने आपको कल 3 टाइप पढ़ाए थे डेफिनेशन के, ठीक है। तो इसको ज़रा हम विंड डेफिनेशन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया टाइप 1 को और डिलीट कर दिया। या डिलीट नहीं करते हैं, इंटेंसिटी में आ जाते हैं क्योंकि एक्सपोजर फैक्टर तो लगाना ही लगाना है ना। इंटेंसिटी में आते हैं। इंटेंसिटी में मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, कस्टम पढ़ाया था, ठीक है ये। ठीक। अब कस्टम का मतलब ये मैंने बताया था कि जिस बिल्डिंग पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंडर में एनालिसिस कर रहे हैं, उस जगह पर, जिस जगह पर एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर विंड के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको गिवन होंगे, ठीक है। या फिर कोड से आप मैनुअली निकाल लेंगे और वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे कि पर हाइट आपकी इंटेंसिटी क्या है विंड की, और पुट करने के बाद आप लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात तो कल समझ में आ गई थी। अभी तो मैंने अपने से ले लिए ये सारी, केवल आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। बाकी IAS कोड के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज बहुत कम रहती हैं, ठीक है ना, चेंज रहती है। तो अभी क्या करना है हमें, अब मैं देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन और बता रहा हूँ आपको, 2 टाइप और बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ SNIP और एक बता रहा हूँ ASCE। क्लियर। तो देखो बेटा ये जो SNIP कोड है, ये आपके कोड कब यूज़ करते हैं हम, ये कोड हमारे तब यूज़ होते हैं जब आपकी बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर है, ध्यान से समझना, जब आपकी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो आपका 25 मीटर से लेके 60 मीटर तक अगर रहेगा तो हम SNIP कोड को यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मेरी बिल्डिंग का पहला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बात समझ में आ रही ना, 25 मीटर से लेके 60 मीटर हाइट तक का है, तब मैं इसको यूज़ करूँगा। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। और ये जो कोड होते हैं वो जनरली मिस्र में और रशिया में ही यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं मैं उसका बता देता हूँ रीज़न। देखो मिस्र में और रशिया में मैंने लिखवाया था ना कल, है ना, मैंने लिखवाया देखो, और बताया भी था इसके बारे में, है ना। तो रशिया में और मिस्र में 2 जगह ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पे आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में क्या होता है कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है किसी महल का, वो बहुत बड़ा होता है, दरवाजे भी बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो पहले पुराने टाइम में मिस्र और मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं रशिया में इस तरीके के महल बनाए जाते थे, है ना। हमारे इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है ना। तो इस तरीके के अगर स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हो कि उसका फर्स्ट फ्लोर 25 मीटर टू 60 मीटर है हाइट पर है, तब हम इसका यूज़ करते हैं SNIP कोड्स का, ठीक है। बाकी हमारा कस्टम चलता है और अमेरिकन स्टैंडर्ड चलता है। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड भी बता देता हूँ मैं आपको। जब आप अमेरिकन स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ से ASCE को क्लिक करोगे यहाँ से, तो ये खैर ये तो मैंने बताया ही था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है फॉर सिविल इंजीनियर्स, पेपर नंबर 7, है ना। तो यहाँ पर ASCE का वहाँ पे 3 रिवीजन हुए हैं, 1995, 2002 और 2010। तो आप जो न्यूएस्ट है उसको सेलेक्ट करिए। कोड के अकॉर्डिंग जो आपकी बिल्डिंग की कैटेगरी है, क्योंकि जब बिल्डिंग है वो उनकी एक कैटेगरी होगी कि आपकी किस कैटेगरी में आती है आपकी बिल्डिंग, है ना, क्लासिफिकेशन कैटेगरी, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो बेसिक विंड स्पीड आपकी जगह पे दी होगी, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो हमारे लखनऊ में, कानपुर में
यूपी में अगर आप बात करेंगे इधर तो 47 के समथिंग है, ठीक है ना। आप कोड जब पढ़ेंगे ना, मैंने आपको कोड बताया था, उसके लास्ट में दिया हुआ है, मतलब पूरे इंडिया में दिया हुआ है जो मेन मेन जगह है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। माइल्स पर आवर चाहिए या किलोमीटर पर आवर चाहिए वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद में जो एक्सपोजर कैटेगरी है, वो एक्सपोजर कैटेगरी आपकी बिल्डिंग की क्या है, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है, कोड से ही पता चलेगा आपको, ठीक है बेटा। अब एक्सपोजर कैटेगरी जो होती है बेटा, वो कोड में देखिए अमेरिकन कोड में अलग दिया हुआ है, हमारे कोड में क्या है कि बिल्डिंग्स के बराबर में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट पे डिपेंड करती है कि उनकी जो बराबर में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट 10 मीटर है या 10 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है ना, या 10 मीटर से कम है, ठीक है ना, और कितनी बिल्डिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, कोड में आपको रिफ़र कर दूंगा और उसमें मार्क करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा देखो ये स्ट्रक्चर टाइप है, मतलब आपकी नॉर्मल बिल्डिंग है, चिमनी है, ये टैंक आ गया, ठीक है। सॉलिड साइन बोर्ड हैं, ओपन साइन बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड आप देखते हो जब हाईवे वगैरह पे जाते हो तो, ठीक है ना। ये लेटल फ्रेमवर्क हो गया, ये ट्रस टावर हो गए, जो टावर का केस होता है। तो आपकी बिल्डिंग कौन सी है इसमें से, तो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कोड ऑटोमेटिकली जो कोड आपकी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर फिल हो जाएगी, दिखाई दे रही है। अब ये मैनुअली फिल कर रहे थे वो सारी, अब अपने आप फिल हो जाएगी, क्लियर। बट ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम ज़्यादातर केसेस में यही वाला यूज़ करते हैं, कस्टम यूज़ करते हैं, ये डाटा में दिया जाता है, क्लियर। इसको मैंने चेंज कर दिया और क्लोज कर दिया, अब बाकी तो ये लग ही रहा है जैसा लगना था। तो ये समझ में आ गया बेटा आपको, ये देखो विंडो डेफिनेशन ये समझ में आ गया। तो ये है बेटा आपका, क्लियर है। तो विंड लोड आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक।